अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया था विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ टॉपिक 10.5 रिपल टैंक। अब हमारे पास रिपल टैंक क्या होता है? हमने पढ़ा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम कोई ना कोई उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तभी हमारे पास क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होता है। बट रिपल टैंक क्या है? रिपल टैंक हम तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने अपनी लेबॉर्ट्री में काम करना है, फिज़िक्स लैब में काम करना है और हमने वाटर वेव्स प्रोड्यूस करनी है और हमने उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है, तो उसके लिए हम अपनी लेबॉर्ट्री में क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए रिपल टैंक यूज़ करते हैं। रिपल टैंक हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जब हम लेबॉर्ट्री में वेव्स प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं कि हम वेव्स की डायरेक्शन देखें, वेव्स किस तरह से मूव करती हैं, कि क्या अगर हम उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करें तो वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो हम अपनी लेबॉर्ट्री में सिस्टम यूज़ करते हैं रिपल टैंक का, तो उसके ज़रिए हम वेव्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो अब इसमें कहते हैं कि रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। रिपल टैंक की डेफिनेशन क्या है? रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, कि हम रिपल टैंक को यूज़ करते हैं किसके लिए? वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और हम क्या करते हैं? एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स, और हम क्या करते हैं? उनकी करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं रिपल टैंक को, और रिपल टैंक को यूज़ करते हुए एक तो हम वाटर वेव्स देखते हैं कि किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं और क्या उनकी डायरेक्शन है, किस तरह का इमेज बन रहा है, एंड नेक्स्ट हम उसकी करेक्टरिस्टिक भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिपल टैंक होता क्या है, किस तरह की शेप होती है, कौन कौन से उसमें अपरेटस यूज़ होता है, उस अपरेटस में कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करके वाटर वेव्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक। अगर आपसे जस्ट पूछते हैं कि डिफाइन रिपल टैंक एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, तो फिर आपने डिफाइन करना होगा और उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी होगी। मैं बताती हूँ कि कंस्ट्रक्शन कहाँ तक है। This apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom। जैसे एक टेबल ले लें, हम टेबल की जो ऊपर वाली जो प्लेस है ना, जो उसकी जो सरफेस है, उसको हम उतार के उसकी जगह हम क्या फिक्स कर दें? ग्लास फिक्स कर दें, एक शीशा फिक्स कर दें। इसमें कहते हैं दिस apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of a table। जैसे मेरे पास अगर ये सरफेस और टेबल, पहले तो हमारे पास टेबल है, टेबल तो पहले जो अर्थ की सरफेस है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रखेंगे। वो ऊंचा रखने के बाद नेक्स्ट हम जो ट्रे हम यूज़ करेंगे, ट्रे के साथ जो ग्लास ट्रे हम यूज़ करेंगे उसका भी जो है वो सरफेस ऑफ वाटर से कितना होना चाहिए? हाफ मीटर ऊपर होना चाहिए, ताकि हम मतलब पानी आगे पीछे मतलब उससे गिरे ना पानी। तो इसमें कहते हैं कि इस प्लेस नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ टेबल। अब वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जाएंगी? कुछ डिस्टर्बेंस तो क्रिएट की जाएगी ना। तो वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटर और पैडल। हम क्या करते हैं? हम एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने एक ग्लास फिक्स कर दी है। ग्लास फिक्स करने के बाद हम सबसे पहले उसमें क्या फिक्स करते हैं? एक पैडल फिक्स करते हैं। पैडल के ऊपर हम एक मोटर लगाते हैं और मोटर को हम अटैच कर देते हैं पावर सप्लाई के साथ। तो यहाँ पे जो वाइब्रेटर और पैडल है ये क्या कर रहा है? वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। अब आगे क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं दिस वाइब्रेटर इज एन ऑक्सीलेटिंग electric motor fixed on a wooden plate over the tray such that its lower surface just touches the surface of water। कि मेरे पास ये जो पैडल है, पैडल के ऊपर हमने मोटर कनेक्ट की है, मोटर के साथ हमारे पास आगे वाइब्रेटर लगा हुआ है, और वो किससे कनेक्ट है? हमारे पास पावर सप्लाई के साथ। अब हमारे पास जो पैडल है, ये जो ट्रे है, ये क्या करती है? वाटर की सरफेस को टच करती है। ठीक है, इसकी जो लोअर सरफेस है वो किसको टच कर रही होगी? वाटर को टच कर रही होगी। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे ही हम वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स कॉन्सिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। अब क्या करता है? जब हम जैसे हम मोटर ऑन करते हैं ना, ये जो प्लेट है, इसके नीचे हमारे पास एक वाइब्रेटर प्लेट, ये जो ऑक्सीलेटिंग पैडल है, जो वुडन ब्लॉक है,
ये क्या करेगा, वाटर की सरफेस से टच करेगा फिर ऊपर आएगा, टच करेगा फिर ऊपर आएगा, टच करेगा फिर ऊपर आएगा। अब जब वो टच करेगा वाटर को टच करेगा तो वाटर में क्या प्रोड्यूस होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और फिर वो कहते हैं कि जब वो वाटर को टच करेगा तो जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वो किस तरह की वेव्स होंगी, वो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स होंगी, मतलब स्ट्रेट लाइंस। अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रही, स्ट्रेट लाइंस आ रही है, और उसका जो इमेज बन रहा है तो देखो तो स्ट्रेट आ रही लाइंस। तो जो इमेज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स बन रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक लैम्प भी लगा है। अब हमने डिस्कस करना है कि इस लैम्प का क्या काम होता है। कहते हैं एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज हंग अबाउट द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर स्क्रीन। अब यहाँ पे तो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब हम चाहते हैं कि हम देखें कि हमारी वाटर वेव्स की डायरेक्शन क्या है, हमारे वाटर वेव्स किस तरह की हैं। तो हम नीचे एक स्क्रीन कोई पेपर या फिर हम कोई स्क्रीन सी रख देते हैं या कोई कपड़ा सा रख देते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या हो रहा हो कि हमें जब लैम्प की रोशनी इन वेव्स से पड़े तो वेव्स का इमेज बन रहा हो। जैसे हमारा अक्स भी नज़र आता है तो हम उसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब इसमें भी लैम्प का काम यही है कि जो वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स को एक स्क्रीन पे दिखाना कि इस तरह की वाटर वेव्स क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं द क्रस्ट एंड द ट्रफ ऑफ द वाटर वेव्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस रिस्पेक्टिवली। अब देखो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इसमें जब भी हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती है तो उसमें क्रस्ट और ट्रफ तो बनता ही बनता है। क्रस्ट हमारे पास कौन सा, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें कहता है कि क्रस्ट हमारे पास हायर पॉइंट होता है और ट्रफ हमारे पास लोएस्ट पॉइंट होता है। तो इसमें क्रस्ट क्या होगा, इसमें जो क्रस्ट होगा वो ब्राइट, देखो एक ब्राइट है फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। तो जो ब्राइट एरिया वो किसको शो कर रहा है, क्रस्ट को शो कर रहा है इसमें, और जो डार्क एरिया वो किसको शो कर रहा है, ट्रफ को शो कर रहा है। और आपको ये भी पता है कि दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। यहाँ तक हमारा जस्ट ये कंप्लीट हुआ है कि डेफिनेशन क्या है रिपल टैंक की, और उसके बाद रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमने उन्होंने कहा था कि और हमने क्या स्टडी करनी है, एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक, और हमने क्या स्टडी करना है, अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। अब हम इसमें कहते हैं कि हमने तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर ली हैं, अब हम इसमें उसकी कुछ ना कुछ हम इसमें अब कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन, और एक होता है हमारे पास डिफ्रैक्शन। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वाटर वेव्स की। रिपल टैंक में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन के नेम से ही जाहिर है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास ये वाटर वेव्स किसी से टकराती हैं तो अगेन रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ वापस भी आती हैं। इसके नेम से ही हमें ये जाहिर हो रहा है। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास वाटर वेव्स तो प्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है, वाटर वेव्स तो हमारे पास क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं, तो पहले हम उसकी सारी की सारी हम उसकी पढ़ लेते हैं कि हमने किस तरह से रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया। कहते हैं प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। अब हम क्या करते हैं कि रिपल टैंक में एक बैरियर, हमने क्या डिस्कस करना है, रिफ्लेक्शन को डिस्कस करना है। हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस करा, तो रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बैरियर प्लेस कर देते हैं। एक बैरियर मतलब एक रिकावट बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक रिकावट है। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, वेव्स आ रही हैं, ये वेव्स आ रही हैं, और यहाँ से हमारे पास क्या करेंगी, इस बैरियर से टकराएंगी। पहले यहाँ से वेव्स इस तरह आ रही हैं, जैसे ही इसे टकराएंगे अगेन वो अपनी फर्स्ट मीडियम में आ जाएंगे। पहले इधर से जा रही हैं और अगेन इसे टकराने के बाद हमारे पास क्या आ रही है, वापस आ जाएंगी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको इजीली समझ आएगा। वाटर वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम, कि हमारे पास एक मीडियम से वाटर वेव्स जा रही हैं और दूसरे मीडियम की सरफेस पे क्या करती हैं, फॉल करती हैं। दे बाउंस बैक, वहाँ से टकराने के बाद पीछे आती हैं into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection, कि जब हमारे पास वाटर वेव्स किसी मीडियम से टकराती हैं और टकराने के बाद अगेन अपने फर्स्ट मीडियम में आती हैं और उनमें कोई चेंज नहीं आता, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, अब इसमें तो कोई एंगल नहीं बना क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, अपने मीडियम को स्ट्रेट रखा हुआ है। अब हम कहते हैं the water waves will reflect from the barrier
कि हमारे पास वाटर वेव्स उससे करेंगे, टकराएंगे और अगेन वापस आ जाएंगे। अब हम कहते हैं इफ़ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल, अब हम बैरियर को किसी एंगल की फॉर्म में रिप्लेस करते हैं टू द वेव फ्रंट, वेव पे, द रिफ्लेक्टिव वेव्स कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करिए वाटर वेव ओबे कर रही है। अब हमने अपने बैरियर को क्या इस डायरेक्शन में रख दिया है, ये मेरे पास बैरियर है और मैंने किसी एंगल की तरह रख दिया, ठीक है, अपने बैरियर को, ये मेरे पास एक बैरियर है। अब यहाँ से आ रही हैं जी वाटर वेव्स, इससे टकराती जाएंगी, ये वाटर वेव्स इससे टकरा रही हैं क्योंकि हमने इसको किसी एंगल की फॉर्म में रखा हुआ है। हमने क्या किया, वैसे किसी एंगल की फॉर्म में रखा हुआ है। अब हमने डिस्कस करना है कि एंगल कौन सा बन रहा है। सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, किसी भी वेव्स पे हम एक क्या ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। अब वेव्स ने क्या किया, इसके साथ टकराई, वेव्स ने क्या किया, इनके साथ जैसे ही टकराई तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। जैसे ही वेव्स ने इनके साथ टकराया और मेरे पास एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलोंग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स, कि वो क्या करेगा, एंगल ऑफ अब जैसे ही इसके साथ टकराएंगी इन्होंने वापस भी तो आना है ना, जैसे ही इसका टकराएंगी तो उनसे इन्होंने वापस भी आना है। जब ये वापस आएंगी ना तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। वापस जब आएंगी इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और वो इसी तरह आगे आगे मूव करती जाएंगी नीचे की तरफ। तो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। मतलब रिफ्लेक्ट, इसे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उनकी डायरेक्शन किस साइड पे है, इस साइड पे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, पहले टकरा रही है तो एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है। जब टकराने के बाद वो अगेन बैरियर से जब वापस आएंगी डायरेक्शन ऐसे होगी, तब एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो उसमें उन्होंने यही कहा है, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव्स अलोंग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। अब डेफिनेशन क्या है, व्हेन वेव्स मूविंग इन द मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डेफिनेशन है मेरे पास किसकी, रिफ्लेक्शन की, और ये हमने उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं इस पैराग्राफ में कि अगर हमारे पास हम वाटर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डीप एंड शैलो वाटर हो, डीप वाटर मीन गहरा पानी एंड शैलो वाटर मीन नॉट डीप, कि वो इतना डीप नहीं है। इसमें कहते हैं द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर, कि किस पे डिपेंड कर रहा होता है, डेप्थ ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा होता है। If the block is submerged in the ripple tank, the depth of the water in the tank will be shallower over the block and then elsewhere. अब हमने क्या किया है, जैसे हम कहते हैं कि स्विमिंग पूल के अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं स्विमिंग पूल में एक जगह कुछ सम टाइम के बाद जाके पहले तो वो कम पानी होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो पानी डीप होता जाता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक में सबसे पहले हमने नीचे वाली सरफेस पे हमने, जहाँ पे आपको पानी का कलर डार्क नजर आ रहा है ना, यहाँ पे हमने इसको कह दिया कि ये डीप वाटर है, और जहाँ पे आपको लाइट से नजर कलर आ रहा है इसको हमने क्या कह दिया, शैलो वाटर कह दिया, ठीक है। अब हमने उसके दरमियान एक मतलब बिटवीन एक हमने इसमें बाउंड्री रख दी है, कहते हैं कि बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड शैलो वाटर। हमने एक बाउंड्री कनेक्ट की है किसके दरमियान, डीप एंड शैलो वाटर के दरमियान। अब हमने इसमें वेव्स प्रोड्यूस करानी है, वेव्स प्रोड्यूस कराएंगे हमने उसके इधर यहाँ पे हमने कुछ रख दिया, पैडल रख दिया, जिससे हमें क्या कर रहे होंगे कि वाइब्रेटर रखा, जिससे हम क्या कर रहे होंगे, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करा रहे होंगे। जब हमारे पास वाटर वेव्स डीप वाटर में होगा, मतलब जैसे ही हमारे पास हमने जनरेटर ऑन किया, इसमें क्या प्रोड्यूस हुई, स्ट्रेट वेव फ्रंट, इसका भी जो इमेज है वो स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। अब जैसे ही वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई, जैसे देखो जब हमारे पास डीप वाटर था तब उसके दरमियान जो वाटर वेव्स की लेंथ के दरमियान जो वेव लेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा है। सेम यहाँ पे जो वेव लेंथ है लैम्डा है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नहीं कि गहरे वाटर में, अब समुद्र की बात कर लें जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा डीप होता है, अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो वेव्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं, ठीक है। वेव्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होती है, मतलब उनके दरमियान जो वेव लेंथ होती है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सेम इसमें भी ऐसे, अगर डीप वाटर है तो डीप वाटर में वेव लेंथ क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा होगी।
लेकिन जैसे ही वाटर शैलो वाटर में जाएगा उसके दरमियान जो वेव लेंथ होगी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी, मतलब वेव लेंथ का जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा और वाटर की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। जैसे जरी सी बात है, अगर हम घर में एक कप लेते हैं और कप में प्याले में अगर ज़्यादा पानी रखते हैं और उसको अगर हम हिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें इतना उसमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा हमें। लेकिन जैसे ही हम उसमें कम पानी रखते हैं और उसको अगर मूव कराते हैं तो हमें पता चलेगा वाकई डिफरेंस कि अब पानी सही अच्छे से मूव हो रहा है। तो सेम उसमें भी कहते हैं कि स्पीड ऑफ वेव्स भी इस पर डिपेंड कर रही होती है डेप्थ ऑफ वाटर में। अगर कम वाटर होगा तो अगर कम होगा नॉट डीप तो वहाँ पे वेव लेंथ ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, उनका डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट होगा। लेकिन अगर वाटर डीप होगा वहाँ पे वेव लेंथ कम प्रोड्यूस होंगी, उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये बात इसमें यही है। कहते हैं इन द इफ अ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर देयर वेव लेंथ डिक्रीजेज। उनकी वेव लेंथ क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव रिमेन, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बट जो वेव लेंथ, क्योंकि जो पानी है वो तो सेम जा रहा है ना, जस्ट डिफरेंस किस पे आ रहा है, वेव लेंथ पे, क्योंकि जनरेटर तो अभी तो चल रहा है सेम है। जितना जितना हम जनरेटर डीप वाटर में उतना ही शैलो वाटर में भी उसका जनरेटर का इफेक्ट होगा, बट क्या होगा, उसकी जो वेव लेंथ है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं बट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन द सेम इन बोथ ऑफ द वाटर बिकॉज इट इज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर, कि वो किसके इक्वल है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर के इक्वल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेयर फ्रैक्शन। अब पहले रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं। इसमें कहते हैं, पहले रिफ्लेक्शन में कहा था कि जब हमारे पास वो किसी मीडियम से टकराती हैं तो अगेन उसी स्पीड से वापस भी आ जाती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं when a wave from one medium enters into the second medium at some angle it direction of travel change, उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास डीप वाटर शो कर रहा है, यहाँ पे शैलो वाटर शो कर रहा है, और आपको पता है कि जब भी हम यहाँ से हमारे पास वेव फ्रंट आ रही है, जैसे ही वो उस मीडियम से टकराएंगी, जो हमने इसमें बैरियर रखा हुआ है वो क्या करेगी, उसके डायरेक्शन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। और जब भी आपने वाटर की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है तो आप उस पर क्या पहले ड्रॉ करते हो, नॉर्मल ड्रॉ करते हो। पहले वाटर की डायरेक्शन ऐसे थी, मतलब इस तरह से आ रहा था, एंड और जैसे ही हमारे पास इस मीडियम से टकराया तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और यहाँ पे जब टकराने के बाद जो चेंज होना एंगल है वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, इस मीडियम से टकराने के बाद वो चेंज हो गया तो वो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मीडियम हमने से कह दी, सेकेंड मीडियम कह दिया। फर्स्ट मीडियम में हमारे पास डीप वाटर है, सेकेंड मीडियम में हमारे पास इतना डीप वाटर नहीं है। जैसे ही वाटर डीप वाटर से शैलोर वाटर की तरफ आएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उसका जब भी हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो हम किसके जरिए फाइंड करते हैं, नॉर्मल के जरिए ही फाइंड करते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में हमारे पास यही लिखा है, कहते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट सच दैट द बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड शैलो वाटर इज एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट, कि हमने जो उसमें जो बैरियर रखा, जो बाउंड्री रखी वो किसी एंगल पे रखी, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो हमें कोई एंगल पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने क्या किया, उसको थोड़ा किसी एंगल की फॉर्म में रख दिया। नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू चेंज इन द wavelength change their direction of propagation, तो जिस जहाँ डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। Note that the direction of propagation is always normal to the wave front. This changes the path of water waves while passing through a region of deep water to the shallower water. One is called the reflection, which is defined. मतलब जो मैंने आपको सारी बात बताई वो सेम टू सेम उन्होंने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे तो हमारे पास हमने बैरियर रखा, उसको किसी एंगल की फॉर्म में रखा, और हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन डिफ्रैक्शन में हम कहते हैं कि हम एक ऑब्स्टेकल रखते हैं और उस ऑब्स्टेकल को किसी डिफरेंस की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, उसके दरमियान कुछ थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास वेव फ्रंट्स आएंगी और इस ऑब्स्टेकल से टकराएंगी, उसके दरमियान स्मॉल सा गैप है,
तो क्या करेगा, जैसे ही वो इसमें से पास करेगा हमारे पास इस तरह की शेप आना छोड़ेंगे, यानी सेमी सर्कुलर क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है, कि जैसे ही वो इस ऑब्स्टेकल से टकराएंगे उनके डायरेक्शन इस तरह से वो बेंड होना शुरू हो जाएंगे, किसकी तरफ, उनके कॉर्नर्स की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम इस ऑब्स्टेकल के दरमियान का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रखते हैं तो हम कभी भी उसमें से पता नहीं, हमें समझ नहीं आएगी, जैसे ही हम इसमें से पास करेंगे थोड़ी थोड़ी बेंड होंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल स्ट्रेट होती जाएंगी, तो हम इतना ज़्यादा हमें उसमें डिफ्लेक्शन का अमल पता नहीं चलेगा। तो इसमें कहते हैं द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस, की जो बेंड कर रही हैं या स्प्रेड कर रही हैं किसमें, वेव्स के अराउंड, किसमें, द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट्स मतलब गैप इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन। अब इसमें ये लिखा उन्होंने, नाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स generate straight waves in a ripple tank and place in two obstacles in line in such a way that separation between them is equal to the wavelength of water, की जो उसके दरमियान हम सेपरेशन कर रहे हैं वो वाटर की वेवलेंथ की इक्वल होगी। मतलब इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा कम रखेंगे ताकि हम उसमें डिफ्लेक्शन का प्रोसेस ऑब्जर्व कर सकें। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट मतलब स्मॉल गैप में से, स्लिट मतलब स्मॉल गैप में से पास होंगी बिटवीन टू ऑब्स्टेकल, द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंजेस इनटू द ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न, कि उसमें से जब पास होंगी तो स्प्रेड होंगी और किस तरह की फॉर्म में, सेमी सर्कुलर पैटर्न बनेगा। Diffraction of waves can only be observed clearly if the size of the obstacle is comparable with the wavelength of the wave. Now 10.17 कहते हैं, show the diffraction of water waves while passing through a slit with size larger than the wavelength of the wave. Only a small diffraction occurs near the corners of the obstacle, कि small diffraction आ रही होगी, मतलब बहुत small सी आ रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा diffraction आ रही है, यहाँ पे काफ़ी small आ रही है, और एक टाइम से अगर ये waves आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि दरमियान का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर है। तो द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कॉल्ड अ डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसमें सबसे पहले आपने, अगर आप पेपर वाला आपसे पूछा डिफाइन रिपल टैंक एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, तो रिपल टैंक और उसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ तक। अगर आपसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक बी बताएं, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन होती है। आपने जैसे उसकी एग्जांपल और उसका थोड़ा सा अगर उन्होंने मेथड पूछा तो आपने मेथड भी बता देना। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो सारा प्रोसेस है वो बता दूंगी। ओके, टुडे लेक्चर इज कंप्लीट।